हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि अगर आप अभी क्लास 11th में हो तो आपको अगले 5 साल तक इन शब्दों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन शब्दों से दुश्मनी पालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। दोस्तों, ये सारे जो शब्द मैं आपको बताऊंगा, इसको आप अपने फ्रेंड्स बना लीजिए, इसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये वर्ड जो है ये आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा यूज्ड वर्ड्स बन जाएंगे अगर आप कम गाली देते हो। तो अगर आप ज़्यादा गाली देते हो तो गाली विल ऑलवेज बी द फर्स्ट। कोई बात नहीं, अब आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो ये जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 2 है, और यहाँ पर दोस्तों चैप्टर 1 में जो भी बेसिक टर्म्स दिए हैं हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। सबसे पहला जो आता है वर्ड वो आता है एंटिटी। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊंगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एंटिटी की, तो एंटिटी ऐसा वर्ड है जो एक दूसरे वर्ड का हाफ पार्ट है। फुल वर्ड है वो होगा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का हाफ वर्ड है एंटिटी। तो इससे इसका मतलब ये कि एंटिटी मतलब कि एक बिजनेस, चाहे फिर वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो या वो कंपनी हो, अगर वो बिजनेस है तो वो एक एंटिटी है। एक एंटिटी क्रिएट हो गई, एक फर्म है तो वो एक एंटिटी है, वो एक बिजनेस एंटिटी है। तो आपको अकाउंटिंग एंटिटी कहा जाएगा, तो इसका मतलब ये कि आपके बिजनेस को अकाउंट में लाना, तो आपके बिजनेस को बोलेंगे अकाउंटिंग एंटिटी। तो यहाँ पर ये पहला वर्ड आपको ध्यान रखिए कि कहीं भी एंटिटी वर्ड दिखे उसका मतलब ये कि बिजनेस है ना। कहीं भी एंटिटी दिखे तो उसका मतलब ये कि बिजनेस की बात कर रहा है, वो किसी बिजनेस की बात कर रहा है। अब दोस्तों बात करता हूँ एंटिटी का, यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज अ डेफिनिट इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस। यानी कि इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस मतलब कि उसका अपना एक अलग जो है एग्जिस्टेंस है ना। बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटिटी का मतलब एक स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज लाइक सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड। ये दोस्तों यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड लिखी गई है। अगर आपकी छोटी सी दुकान भी है, जैसे कि मेरा नाम है दीपक, तो अगर दीपक स्वीट शॉप भी है तो वो भी एक एंटिटी है। दीपक टी स्टॉल है तो वो भी एक एंटिटी है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनी होना जरूरी है, छोटी भी अगर आपकी कोई भी बिजनेस है तो उसको भी एंटिटी बोलेंगे। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज devised for a specified business entity, also called accounting entity। तो यहाँ पर हर एंटिटी के लिए आपको कुछ कुछ अलग अकाउंटिंग रहती है, तो वो आपको डेफिनेटली सिखाई जाएगी। तो जिस एंटिटी के लिए आपको अकाउंटिंग सिखाई जाएगी उस एंटिटी को बोलेंगे अकाउंटिंग एंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एंड सिखाई जाएगी अकाउंटिंग, तो वो आपके लिए अकाउंटिंग एंटिटी होगी। अगर आपको नॉर्मल बिजनेस की सिखाई जाएगी तो वो आपके लिए अकाउंटिंग एंटिटी होगी। आप जिस भी एंटिटी का, जिस भी बिजनेस का अकाउंट्स लिख रहे हो उस बिजनेस को बोलेंगे अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला वर्ड एंटिटी। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कहीं भी एंटिटी वर्ड आए तो उसका मतलब बिजनेस। अब आते हैं सेकेंड वर्ड में, जो कि ट्रांजैक्शन, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। ट्रांजैक्शन मतलब कि कोई भी चीज को ट्रांजैक्ट करना या कोई भी चीज को पास करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुड्स खरीदता हूँ तो वो एक ट्रांजैक्शन हुआ क्योंकि गुड्स पास हुआ। अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो वो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ क्योंकि मैंने पैसे को पास किया। अगर मैं इंटरेस्ट देता हूँ तो वो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ क्योंकि मैंने इंटरेस्ट पास किया। तो ऐसे ही अलग अलग चीजों को पास करने को बोलते हैं ट्रांजैक्शन, जहां पर कुछ वैल्यू हो मनी का। अगर आप फ्री में कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि दोनों साइड से आदान प्रदान होना चाहिए। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, यानी कि दो या उससे ज्यादा एंटिटी के बीच में कोई भी ऐसा आदान प्रदान होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। इट कैन बी, एग्जाम्पल दिया हुआ है, परचेस ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू अ क्रेडिटर। अब देखो, आपको क्रेडिटर नहीं पता क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा क्रेडिटर क्या होता है, टेंशन मत लीजिए। incurring expenses etc। इट कैन बी ए कैश ट्रांजेक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहला कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है। कैश ट्रांजेक्शन का ये मतलब है
कि आपने तुरंत पैसा ले लिया या तुरंत पैसा दे दिया। इससे मेरा क्या मतलब है कि अगर आपने सेल किया, अगर आपने गुड्स को सेल किया तो आपको सामने वाले ने तुरंत पैसा दे दिया तो वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आपने सेल किया और सामने वाले ने आपको अभी पैसा नहीं दिया, उधारी में माल खरीदा, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों। तो दो टाइप के ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर सेम मैं परचेज में लूँ तो परचेज में अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदा और मैंने उसको तुरंत पैसा दे दिया तो वो क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। दोनों पार्टी के लिए, मेरे लिए भी कैश ट्रांजेक्शन और सामने वाली पार्टी के लिए भी कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर दोस्तों मैंने परचेज किया, कोई सामान खरीदा लेकिन उसका पैसा अभी नहीं दिया, तो वो दोनों पार्टी के लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है। इसके बाद आएंगे कि हम एसेट्स क्या होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसके पीछे लाखों लोग भागते हैं दुनिया के, वो होता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फिक्स्ड होती है और एक जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है जिसको हम कैश में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। वैसे ही एसेट भी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है करेंट एसेट, एक होती है नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट यानी कि जो अभी एसेट है और जो मनी, जिसको मनी में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है, जिसको हम 6 मंथ, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स में मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट यानी कि ऐसी एसेट जो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे फर्म में एज इट इज रहेगी, वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, वैसी एसेट को बोलते हैं हम नॉन करेंट एसेट। तो दो टाइप के एसेट है। सबसे पहले एसेट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपको एसेट का मतलब पता है ना, अगर एसेट आएगा तो आपको एक ही चीज मार्केट माइंड में रखनी है, एसेट यानी कि आपकी प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी को एसेट बोलते हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज डेट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। यानी कि एसेट जो रहती है उसको बिजनेस यूज करता है अपने कामों में, वैसी प्रॉपर्टी को भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मशीन है तो मशीन क्या है, मशीन मेरी प्रॉपर्टी है, मशीन मेरी एसेट है। आपको वर्ड प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपको वर्ड यूज करना है एसेट। अगर मैं बोलूंगा मशीन क्या है तो आपकी एसेट है। अगर मैं बोलूंगा कि फर्नीचर क्या है आपके बिजनेस का, तो वो भी आपका एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि वो भी आपको काम आ रहा है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपके बिजनेस में ट्रक है तो ट्रक क्या है, ट्रक भी आपके लिए एसेट है ना। तो वैसे ही अलग अलग चीजें जो है वो आपके लिए एसेट है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर और आगे क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सुपर बाजार ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक। समझ लीजिए सुपर बाजार एक बिजनेस है और उसके पास ट्रक है बहुत सारी, फ्लीट ऑफ ट्रक्स यानी कि बहुत सारी ट्रक्स। तो इसके लिए एसेट क्या हुआ, ट्रक्स एसेट हुई, विच इज यूज बाई इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ। और उस ट्रक को वो फूड को डिलीवर करने के लिए यूज करता है। द ट्रक्स दस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज। यानी कि जो भी एसेट है वो इकोनॉमिक बेनिफिट आपके बिजनेस को कहीं ना किसी तरीके से दे रही हो, तो उसको बोलेंगे एसेट। और एसेट को एसेट साइड में दिखाते हैं ऑफ द बैलेंस शीट। अब दोस्तों सबसे पहले बात, बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक टेबल होता है जिसमें दो दो कॉलम रहते हैं, एक रहता है लायबिलिटी, एक रहता है एसेट। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, टेंशन मत लीजिए, बैलेंस शीट भी आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, वो भी एकदम अच्छे तरीके से, बहुत ही इसी तरीके से। लेकिन अभी आपको ध्यान देना है यहाँ पर एसेट क्या होता है। तो एसेट जो रहता है वो बैलेंस शीट के राइट साइड में रहता है। क्यों रहता है राइट साइड में, अगर मैं याद करने की टेक्निक बताऊं तो एसेट, आपको ज़्यादा तो एसेट चाहिए ना, लायबिलिटी तो कम चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए तो राइट, है ना, राइट आप सही जा रहे हो। अगर आप सही जा रहे हो तो आपकी एसेट ज़्यादा होगी, अगर आप सही जा रहे हो तो आपकी एसेट ज़्यादा होगी। अगर आप सही जा रहे हो, अगर आप राइट जा रहे हो तो एसेट कहाँ होगी, राइट साइड में। एसेट हमेशा राइट साइड में होती है बैलेंस शीट के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि एसेट जो है वो बैलेंस शीट के राइट साइड में होती है और लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में होती है।
ठीक है। अब यहाँ पर एसेट को ब्रॉडली क्लासिफाई किया है दो टाइप में, एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? जो तुरंत मनी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन नॉन करंट एसेट तुरंत मनी में कन्वर्ट नहीं करते हम, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। आप वर्ड देखिए, करंट। करंट यानी कि अभी अभी हम उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन करंट यानी कि अभी हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, थोड़ा सा उसको थोड़े टाइम के बाद करेंगे, करेंगे भी तो अभी नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, सबसे ऊपर में लिखा है एसेट्स। एसेट्स का मतलब आपको पता है। अब यहाँ पर एसेट्स यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपकी हेल्प करे, वो हो गया एसेट्स। उसके बाद एसेट्स कहाँ होता है? बैलेंस शीट के राइट साइड में होता है। अब एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट। नॉन करंट यानी कि जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, करंट यानी कि जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अब करंट एसेट देखते हैं। करंट एसेट में क्या यहाँ जितना आइटम लिखा है वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, देखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इसके वर्ड में ही करंट लिखा है, तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये करंट एसेट हो गया। इन्वेंट्रीज यानी कि हमारा स्टॉक, बिजनेस में हम स्टॉक को होल्ड करके तो नहीं रखते, उसको बेचने के लिए रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो स्टॉक जल्दी से जल्दी बिके, तो वो क्या हो गया? करंट एसेट। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, सालों तक नहीं पड़ा रहेगा। आपका जो स्टॉक है वो एक साल के अंदर तो बिक ही जाता है, और मैक्स टू मैक्स 2 साल, तो ये जो है ये करंट एसेट हो जाता है। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, ये बात आपको ध्यान रखना है, इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक। आप दोस्तों मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए, इसको कम से कम 5 बार पढ़िएगा, तब जाके ये वर्ड्स आपको फ्रेंडली हो जाएंगे। अगर आप ये वर्ड्स के बिना किसी क्वेश्चन में चले गए तो फिर आपके लिए बहुत घातक हो सकता है वो क्वेश्चन। इसलिए बोल रहा हूँ, लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करिए, लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, वापस प्ले करिए। नहीं समझ आया थोड़ा सा बैक करिए और फिर से प्ले करिए, लेकिन समझ आए उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ आया एसेट क्या होता है, वापस जाइए फिर से वीडियो देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया नॉन करंट एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, वापस जाइए फिर से वीडियो देखिए, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़िए। करंट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, स्टॉक को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? सबसे पहले इसका वर्ड पढ़ो, ट्रेड यानी कि बिजनेस में, रिसीवेबल यानी कि पैसा हमको मिलने वाला है। अब हमको पैसा कब मिलने वाला रहता है? जब हम किसी को सेल करते हैं गुड्स, क्रेडिट में क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमको पैसा अभी नहीं मिलता, लेकिन बाद में तो मिलता है, तो हमको पैसा मिलने वाला है, तो वो हो गया ट्रेड रिसीवेबल, कि हमको बाद में पैसा मिलेगा, वो हो गया ट्रेड रिसीवेबल। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है? कि हमको पैसा मिलने वाला है। और ट्रेड पेएबल, पेएबल यानी कि हमको पैसा देना है। दो वर्ड्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि हमको पैसा लेना है, ट्रेड पेएबल यानी कि हमको पैसा देना है। एसेट में जो भी लेना है वही आता है, जो देना है वो एसेट में नहीं आता, जो देना है वो लायबिलिटी में आता है, जो कि मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान में रखिए, एसेट में वही सारी चीजें आती हैं जो आपको लेनी है या जो आपकी प्रॉपर्टी है। आपको ये पैसा लेना है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा, मिलेगा किसी और को नहीं मिलेगा, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। क्यों? क्योंकि इसको आप जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लोगे। अब कोई भी आपसे अगर क्रेडिट में परचेस करके गया है गुड्स, कोई भी आपसे, तो आपको पैसा तो देगा ही देगा, ऐसा तो नहीं कि 1 साल बाद देगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इसी साल में पैसा तो दे देगा, तो वो शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो क्या है? करंट एसेट्स। इसके बाद आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश तो कैश ही है, पैसा ही है, उसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, तो वो भी करंट एसेट ही हो गया। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे समय के लिए, यानी कि 12 मंथ से कम। तो अगर कोई भी आपने लोन लिया है जो कि आप 12 महीने के अंदर पे करने वाले हो, या फिर कोई भी आपने एडवांस लिए, मतलब
आपने लोन लिया नहीं है, आपने लोन दिया है, क्योंकि ये एसेट है। और एसेट में कौन सी चीजें आती हैं जो आपको लेनी रहती है हमेशा, देने वाली चीजें नहीं आती, लेनी रहती है। अब अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो मैं उससे पैसा तो वापस लूंगा ना। अगर मैंने किसी को लोन दिया तो मैं उससे पैसा तो वापस लूंगा। तो अगर मैं उससे लेने वाला हूँ तो वो मेरी एसेट हो गई। अब मैं उससे कब लेने वाला हूँ, क्या मैं उससे 1 साल के अंदर लेने वाला हूँ? अगर आंसर है यस तो वो हो गया करंट एसेट। क्या मैं उससे 1 साल के बाद लेने वाला हूँ, 5 साल 10 साल में लेने वाला हूँ? अगर आंसर है यस तो वो हो गया नॉन करंट एसेट। तो शॉर्ट टर्म लोन, याद रखिए, अगर वहां पर शॉर्ट की जगह मैं लॉन्ग कर दूं ना तो वो हो जाएगा नॉन करेंट एसेट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, यानी कि मैंने किसी को कुछ समय के लिए पैसे दिए और मैं वो पैसे कुछ समय बाद वापस ले लूंगा, तो वो हो गया करंट एसेट। और अदर करंट एसेट में बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको वक्त के साथ पता चल जाएगी। अब बात करते हैं नॉन करेंट एसेट की। नॉन करेंट एसेट क्या है? ठीक करेंट एसेट का उल्टा, यानी कि जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं मिलता। नॉन करेंट एसेट यानी सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम देखेंगे बाद में, पहले आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आप देखिए, करंट एसेट में था करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट में है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट का क्या मतलब होता है कि 1 साल से ज्यादा। तो अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हो जो 1 साल से ज्यादा के लिए है तो वो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं नॉन करंट एसेट। हमेशा एक ही चीज याद रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 साल से कम कोई भी चीज कैश में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो है करेंट एसेट। 1 साल से ज्यादा लगेगा किसी चीज को कन्वर्ट करने में एसेट में तो वो है नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को तो 1 साल से ज्यादा लगेगा ही क्योंकि ये नॉन करेंट है। डिफर्ड टैक्स एसेट, ये दोस्तों ये वर्ड जो है ना ये बहुत ही भारी वर्ड है, डिफर्ड टैक्स एसेट। इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग और समझनी पड़ेगी। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये बात याद रखिए कि डिफर्ड टैक्स एसेट जो है वो नॉन करेंट एसेट है और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो है नॉन करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन, अब आप बताइए लॉन्ग टर्म लोन क्या होगा, करेंट की नॉन करेंट? डेफिनेटली नॉन करेंट। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है, 1 साल से ज्यादा के लिए है, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन करेंट एसेट्स। और अदर नॉन करेंट एसेट्स जो है वो आपको समय के साथ पता चल जाएगी। अब नॉन करेंट एसेट में एक ऐसी एसेट आती है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? फिक्स्ड एसेट यानी कि ऐसी एसेट जो आपके बिजनेस में लंबे समय तक रहने वाली है। और फिक्स्ड एसेट हमेशा नॉन करेंट एसेट होती है, क्योंकि अगर कोई एसेट आपके बिजनेस में लंबे समय तक रहने वाली है इसका मतलब ये है कि वो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। तो अगर वो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो है नॉन करेंट एसेट। अब फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल यानी कि जिसको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन, अगर मैं मशीन को छू सकता हूँ तो मशीन क्या है? टेंजिबल एसेट। अगर मैं फर्नीचर को छू सकता हूँ तो फर्नीचर क्या है? टेंजिबल एसेट। अगर मैं ट्रक को छू सकता हूँ तो ट्रक क्या है? टेंजिबल एसेट। और ये सारी चीजें नॉन करेंट एसेट है या करेंट एसेट है? नॉन करेंट एसेट है। क्यों? क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा बिजनेस में यूज होने वाली है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज होने वाली है। अगर आप ट्रक खरीद रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुरंत बेच दोगे, है ना। अगर आप ट्रक खरीद रहे हो बिजनेस में यूज करने के लिए तो उसको कुछ समय आप अपने पास रखोगे, उसको यूज करोगे, तो वो हो गया नॉन करेंट एसेट। टेंजिबल एसेट आपको समझ आया, जिसको हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी एसेट है जिसको हम छू नहीं सकते? सॉफ्टवेयर। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, फॉर एग्जांपल टैली, या फिर समझ लीजिए आपने कोई फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर परचेज किया क्योंकि आपका काम ही है फोटो एडिटिंग करना, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आप छू तो नहीं सकते, लेकिन ये आपकी एसेट है क्योंकि आप इसको 1 साल से ज्यादा यूज करोगे और इसको आप कैश में भी कन्वर्ट नहीं करोगे। तो ये क्या हो गया? इनटेंजिबल एसेट, जिसको आप छू नहीं सकते, इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं बात करूं अगर बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग क्या है? एसेट। क्यों? क्योंकि इसको आप बेचोगे नहीं, इसको आप यूज करोगे और 1 साल से ज्यादा यूज करोगे, तो बिल्डिंग क्या होगी आपके लिए? एसेट।
अगर बिल्डिंग आपकी है तो वो आपके लिए एसेट है, जो चीज आपकी नहीं है वो आपके लिए एसेट नहीं है। जो चीज आपकी है, बिल्डिंग आपकी है, इसलिए वो एसेट है। अब मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि बिल्डिंग 1 साल में बन जाए। बिल्डिंग को बनने के लिए तो टाइम लगेगा। तो जब तक वो बिल्डिंग बन जाती है तब तक वो बिल्डिंग कौन सा अकाउंट में रहेगी, वो रहेगी वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि अभी जो है ये वाली एसेट बन रही है, अभी बनी नहीं है, तो इसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि ये एसेट बन रही है। जब ये एसेट बन जाएगी तब कहाँ जाएगी, ध्यान से सोचिए। जब ये बिल्डिंग बन रही है तब ये है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। लेकिन जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तब ये कौन से अकाउंट में जाएगी, ये जाएगी टेंजिबल एसेट के अकाउंट में, क्योंकि हम बिल्डिंग को छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का क्या मतलब है, मान के चलिए आपने सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर किया है। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो अपना पैसा मंथली मंथली लेगा और आपका सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो जब तक आपका सॉफ्टवेयर बन नहीं जाता तब तक वो रहेगा इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट अकाउंट में। और जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर पूरा बन जाएगा तब उसको हम बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट। ठीक है। तो दोस्तों सारे वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप डेफिनेटली, मैं बता दे रहा हूँ, ये वीडियो जो है ना दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपका बेस है। तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। तो मैंने आपको एसेट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझा दिया है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड की, जो कि है लायबिलिटी। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि बैलेंस शीट के राइट साइड में क्या होता है, एसेट होता है। लेकिन अब बात करेंगे कि बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अगर एसेट, मैंने आपको बताया एसेट यानी कि आपको लेना है, तो लायबिलिटी यानी कि आपको देना है, सिंपल। अगर एसेट का मतलब आपको लेना है तो लायबिलिटी का मतलब आपको देना है। अगर नॉन करेंट एसेट का मतलब ये है कि वो एसेट 1 साल से ज्यादा आपके पास रहेगी, तो नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब ये है कि वो 1 साल से ज्यादा आपके पास रहेगी, उसके बाद ही आप उसको पे करोगे। करेंट लायबिलिटी का ये मतलब है जो तुरंत पे हो जाएगी, 1 साल के अंदर पे हो जाएगी, उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। ठीक नॉन करेंट एसेट का उल्टा नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक करंट एसेट का उल्टा करंट लायबिलिटी। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अगर कोई भी चीज शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो करंट, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो नॉन करंट। ठीक है। अब आते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज का क्या मतलब है, लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो बिजनेस है आपका, उसको किसको किसको पैसा देना है, अभी उसने दिया नहीं है, किसको किसको पैसा देना है, जिसको जिसको पैसा देना है वो आ जाएगा लायबिलिटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गुड्स खरीदा किसी से और आपने उसका पैसा नहीं दिया, अभी आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया, तो आपने अभी तो पैसा नहीं दिया, लेकिन आपको इन फ्यूचर तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लायबिलिटी में। क्यों, क्योंकि आपको पैसा देना है और आप उस पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए रखे हो, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा करेंट लायबिलिटी में। ठीक है। अब दोस्तों लायबिलिटी यानी कि ऑब्लिगेशन, डेब्ट यानी कि आपके ऊपर दायित्व है किसी चीज का, आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है कि आपको पैसा पे करना है, तो वो हो गया आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन और डेट्स डेट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो 1 साल से ज्यादा, शॉर्ट टर्म होगा तो 1 साल से कम। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी कि जिसको आपको पैसा देना है, उन लोगों को बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्लेम्स ऑन द फर्म्स एसेट, both small and big business find it necessary to borrow money at one time or the other and to purchase goods on credit। यानी कि छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, वो हमेशा ये चाहता है कि मैं क्रेडिट में गुड्स खरीदूं और कैश में बेचूं, फिर जो भी पैसा है वो मैं जिससे गुड्स खरीदता हूँ उसको दे दूं। तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, और जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तब क्या होगा, आप तुरंत पैसे पे नहीं करोगे,
आप थोड़े टाइम बाद पैसे पे करोगे। तो अगर आपने थोड़े टाइम बाद पैसे पे करना है तो वो क्या हुई, वो आपकी लायबिलिटी हुई। और अगर आपका थोड़ा टाइम 1 साल से कम है तो क्या हुआ, करेंट लायबिलिटी। अगर आपका थोड़ा टाइम 1 साल से ज्यादा है तो क्या हुआ, नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुपर बाजार परचेज गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट फॉर ए मंथ फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट्स ऑन March 25, 2005। 25 मार्च को सुपर बाजार ने 10,000 का गुड्स खरीदा लेकिन उसका पैसा नहीं दिया, क्रेडिट में खरीदा। और हम बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च को, चाहे कोई भी ईयर हो। हम बैलेंस शीट हमेशा फाइनल बैलेंस शीट 31 मार्च को ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो टैक्स पे करते हैं ना वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का पे करते हैं, इसीलिए हम हमेशा बैलेंस शीट 1 अप्रैल टू 31 मार्च बनाते हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। आपके दिमाग में घुसा लीजिए ये बात कि 31 मार्च को ही हमेशा बैलेंस शीट फाइनल वाली बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बैलेंस शीट बनाऊं मैं 31 मार्च को तो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स जो है उसको क्रेडिटर में दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने फास्ट फूड प्रोडक्ट से गुड्स परचेज किए, मैंने उसका पेमेंट नहीं किया तो मेरे को उसको पैसा देना है। तो अगर मेरे को पैसा देना है तो वो क्या हुआ, वो हुआ लायबिलिटी। तो अगर वो लायबिलिटी है तो उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे उसके नाम से। तो अगर मैंने गुड्स खरीदा है और उसको पैसा नहीं दिया तो वो मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। दोस्तों टेंशन मत लो, इसके बाद क्रेडिटर और डेटर ही आएगा। तो क्रेडिटर और डेटर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी बस आप ये समझ लो कि अगर आपको किसी को पैसा पे करना है तो वो आपकी लायबिलिटी, और अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो वो आपकी एसेट। सिंपल है। लास्ट लाइन में आ जाते हैं, लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करेंट एंड नॉन करेंट। मैं आपको समझा चुका हूँ कि करेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं और नॉन करेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको समझ नहीं आया आप वापस जाइए फिर से प्ले करिए, वापस जाइए फिर से प्ले करिए, राइट। अब आते हैं लायबिलिटीज के कॉलम। लायबिलिटीज के अंदर दो पार्ट होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। अब दोस्तों मैं तो आपको बता देता हूँ, आप खुद इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म आपने किसी से लोन लिया है, आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी से पैसा बोरो किया है, तो वो आपके लिए क्या है। तो आप सोचोगे कैसे, मैंने पैसा लिया है यानी कि मेरे को फ्यूचर में पैसा देना है। तो अगर मेरे को पैसा देना है तो वो क्या हुआ, लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या हो गया, लायबिलिटी। अब उसको क्लासिफाई करेंगे कि क्या वो नॉन करेंट लायबिलिटी है या क्या वो करेंट लायबिलिटी है। फिर से आपको सोचना है कि क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग 12 महीने के पहले पे हो जाएगी। अगर आपका आंसर है यस, क्योंकि उसमें वर्ड ही जो है वो शॉर्ट टर्म यूज किया गया है, अगर आपका वर्ड है यस तो वो हो जाएगी करेंट लायबिलिटी। अगर मैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर दूं तो कौन सी लायबिलिटी मानी जाएगी, तो वो मानी जाएगी नॉन करेंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि उसको आपको 1 साल के अंदर पे नहीं करना है। ठीक है, आपको सोचना ऐसे है। अब बात करूं ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल यानी कि आपको पैसा देना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा देना है तो वो हो गया करंट लायबिलिटी। अगर मैं बात करूं अदर करंट लायबिलिटी की तो वो आपको समय के साथ पता चल जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन क्या होते हैं, कोई ऐसा खर्चा, प्रोविजन का मतलब बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब कोई ऐसा खर्चा जो अभी नहीं हुआ लेकिन थोड़े समय में होगा, थोड़े समय में वो खर्चा आपको लगेगा, तो आपको उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई चीज खरीदनी है, कोई चीज का मैंने एग्रीमेंट कर रखा है कि मैं ये चीज आपसे लूंगा, तो मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फुल डिटेल में आपको मैं और समझाऊंगा जहां पर आगे इसका एग्जाम्पल आएगा। अब बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कि 1 साल से ज्यादा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 साल से ज्यादा तो नॉन करेंट लायबिलिटी।
डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी कि जैसे डिफर्ड टैक्स एसेट नॉन करेंट एसेट था, वैसे ही डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करेंट लायबिलिटी है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समय के साथ पता चल जाएगा। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करेंट लायबिलिटी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ये हो गया एसेट लायबिलिटी का कहानी खत्म। अब बात करते हैं कैपिटल क्या होता है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? बिजनेस में पैसा लगाओगे जो आपके पास है, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, आप रेंट पर कोई दुकान लोगे, आप गुड्स खरीदोगे बेचने के लिए या गुड्स खरीदोगे कुछ बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों में जो पैसा लगेगा बिजनेस को, वो बिजनेस के पास पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आप दोगे बिजनेस को। आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है। ठीक है, तो आपके बिजनेस को पैसा चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो वो पैसा कौन देगा? आप दोगे। तो आप बिजनेस को क्या दे रहे हो? कैपिटल दे रहे हो। कैपिटल यानी कि आप बिजनेस को पैसा दे रहे हो काम करने के लिए, तो उसको बोलेंगे कैपिटल। अगर आप बिजनेस के ओनर हो तो उस चीज को कैपिटल बोलेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस के ओनर नहीं हो और अगर आप किसी बिजनेस को पैसा दे रहे हो बिजनेस चलाने के लिए, तो वो हो गया लोन। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हो, किसी बिजनेस के मालिक हो और आप उस बिजनेस को पैसा दे रहे हो, तो वो हो गया कैपिटल। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस बिजनेस के मालिक नहीं हो फिर भी उस बिजनेस को पैसा दे रहे हो बिजनेस चलाने के लिए, तो वो हो गया लोन। ठीक है, अब मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं। कैपिटल वर्ड जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है या एसेट है? ध्यान से सोचिए, कैपिटल वर्ड बिजनेस के लिए लायबिलिटी है या एसेट है? आपको कैसे सोचना है? अगर मैं बिजनेस हूं तो कोई मेरे को पैसा दे रहा है बिजनेस चलाने के लिए, यानी कि इन फ्यूचर मेरे को वो पैसा वापिस करना पड़ेगा, तो मेरे को वो पैसा देना है। और अगर मेरे को वो पैसा देना है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। सिंपल। तो कैपिटल क्या हुआ? लायबिलिटी। एक बार और सुनिए, अगर मैं एक बिजनेस हूं और मेरे को मेरा ओनर पैसा दे रहा है बिजनेस चलाने के लिए, तो मेरे को फ्यूचर में अपने ओनर को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो मेरे को पैसा देना है, इसका मतलब क्या है कि ये लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। सिंपल। अगर किसी ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो होता है कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन। कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है कि कैपिटल एक लायबिलिटी है एंड क्लेम ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस। अब दोस्तों, मैं एक बात आपको अच्छे से समझाता हूँ कि जो कैपिटल है जरूरी थोड़ी वो कैश में आए। हो सकता है कि जो आपका ओनर हो, अगर आप ओनर हो, आप अपने बिजनेस को पैसे नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने बिजनेस को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो यूज करने के लिए, अपनी बिल्डिंग दे सकते हो यूज करने के लिए, तो बिल्डिंग क्या हो गई? कैपिटल हो गई। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है, आप स्टॉक घर में बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पेंटिंग बनाते हो घर में, तो आप अपने बिजनेस को पेंटिंग दे रहे हो, तो वो भी कैपिटल है, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे, पैसे के बदले पेंटिंग दे रहे हो। तो अगर कैश में हो या एसेट हो, तो वो जो है पेंटिंग, आप बोलोगे मेरी एसेट कैसे हो? क्योंकि पेंटिंग आपका स्टॉक है। स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री यानी कि एसेट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताया था ना, ये देखिए इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल। इट इज देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस को ओनर को पैसा तो वापस देना पड़ेगा ना। तो बिजनेस को जब ओनर को पैसा देना पड़ेगा तो वो क्या हो गया? बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गया।
तो ये कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं सेल्स में। आप दोस्तों हर एक चीज को लिख लीजिए। आप जितना लिखोगे ना उतना ज्यादा आपको वो चीज याद रहेगी। अगर आपकी बुक में इंग्लिश में लिखा है तो आप हिंदी में लिखिए, शॉर्ट में हिंदी में लिख लीजिए कि कैपिटल का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आप हो सकता है ये वीडियो बार बार ना देखो, तो उसके उस समय क्या होगा कि उस समय आप उसको पढ़ के याद कर सकते हो कि कैपिटल क्या होता है। अब बात करते हैं सेल्स की। सबको पता है सेल्स का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी सामान बेचते हैं और पैसा लेते हैं, तो वो हमारी सेल्स हो गई। सेल्स आर टोटल रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल्स में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, कैश सेल क्या होता है? जो कैश में होता है। क्रेडिट सेल क्या होता है? जो उधारी में हम सामान बेचते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। ठीक है। रिवेन्यू क्या होता है? सेल्स सेल्स जो हम करते हैं वो हमारी इनकम होती है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में पैसा रखा, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपने कुछ सेल तो नहीं किया, तो वो सेल्स नहीं है, लेकिन वो आपका रिवेन्यू है क्योंकि वो आपकी इनकम है ना। तो वैसे ही इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी हो गया। डिविडेंड आपको कंपनी से मिलता है। रॉयल्टी, अगर आपने कुछ चीज रजिस्टर कराई है तो आपको रॉयल्टी मिलता है। अगर आपकी कोई दुकान भाड़े में दी है तो आपको रेंट मिलता है। ठीक है। तो दिस आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेस आर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कि खर्चा। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस जो भी खर्चा करता है इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। पैसे कमाने के लिए आपको खर्चा तो करना पड़ेगा। अगर आपको सेल्स करना है तो आपको गुड्स खरीदना पड़ेगा, और गुड्स खरीदना है तो खर्चा करना पड़ेगा। सिंपल है। तो जो भी आप खर्चा करोगे उसको बोलेंगे एक्सपेंस। जनरली एक्सपेंस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड और सर्विस यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंस कैसे मेजर किया जाता है कि आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना खर्चा किया। अब अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड में आपको जितना खर्चा किया है उसको बोलेंगे एक्सपेंस। लेकिन अगर वो आपने खर्चा किया वो इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं किया, अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए किया, तो वो हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। यानी कि आपने प्रीपेड, पहले से पे कर दिया, तो वो हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। अगर आपने इस साल का खर्चा है लेकिन पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी तक वो खर्चा खड़ा है। स्टैंडिंग, खड़ा है खर्चा, पे नहीं किए, खड़ा है, तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है। इसमें से कुछ कुछ एग्जांपल दिए हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन, ये सारे हो गए एक्सपेंस। अब आ गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक बड़ा टर्म है। एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। Purchase of goods, expenditure. Purchase of machine, expenditure. Purchase of furniture, expenditure. An example of expenditure: if the benefit of expenditure is exhausted within a year, it is treated as expense. On the other hand, the benefit of expenditure lasts for more than a year, it is treated as an asset. Also called capital expenditure such as purchase of machinery, furniture. अब दोस्तों एक बात मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपने खर्चा किया और वो खर्चा 1 साल के अंदर इनकर हो जाएगा, 1 साल के लिए आपने खर्चा किया है, इसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए खर्चा किया, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंस। लेकिन अगर आपने ऐसा खर्चा किया जो सालों साल चलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग खर्चा हुआ लेकिन वो सालों साल चलेगा, तो उसको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसेट। क्यों? क्योंकि वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा आपका बिजनेस चलाने के लिए। एसेट का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक बेनिफिट जो चीज देती है आपके बिजनेस को उसको बोलते हैं एसेट। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या मतलब है?
प्रॉफिट से मतलब है द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि आपके खर्चे से जितना ज्यादा आपका इनकम होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना ओनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा। ठीक है। गेन यानी कि वही गेन, देखो प्रॉफिट का मतलब कि आपने कोई गुड्स सेल किया तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी तो क्या हो गया, गेन हो गया। अगर आप कोई कोर्ट केस जीत गए तो क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है। प्रॉफिट डेट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, बार बार नहीं होते, झटके में होते हैं, इंसिडेंटल होते हैं, तो उसको बोलते हैं गेन। लॉस का मतलब क्या है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस। ठीक है। इट डिक्रीजेस इन ओनर्स इक्विटी, अगर आपका लॉस होता है तो ओनर का पैसा कम होता है। इट ऑल्सो रिफर्स टू मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, यानी कि कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हमको नुकसान हो गया, तो उसको बोलेंगे लॉस। एग्जाम्पल, कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, कोई चीज चोरी हो गई तो वो हमारे लिए लॉस है। आग लग गई तो वो हमारे लिए लॉस है। इट ऑल्सो इंक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने फिक्स एसेट 20 लाख में खरीदी थी और उसको बेची 10 लाख, तो आपके लिए 10 लाख लॉस हो। सिंपल। डिस्काउंट का क्या मतलब है, डिस्काउंट का मतलब तो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है परचेज डिस्काउंट, एक होता है सेल डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट यानी कि अगर आप कोई चीज कोई सामान खरीदने गए और सामने वाले ने 100 रुपए का सामान आपको 80 रुपए में दिया, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए ऑफ, 20 रुपए डिस्काउंट। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं और मैंने 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेच दिया, तो मैंने सामने वाले को कितना डिस्काउंट दिया, 20 रुपए। सिंपल है। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। इट इज ऑफर्ड इन टू वेज, ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज, परसेंटेज फॉर्म में डिस्काउंट देते हैं, फॉर एग्जांपल बिग बाजार में 25% ऑफ, 10% ऑफ, 15% ऑफ, परसेंटेज फॉर्म में दे सकते हैं। एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इन वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट, सच डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। जब हम गुड्स बेचते हैं तब हम कोई डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप 10 पीस खरीदोगे तो आपको 10% डिस्काउंट, अगर आप 20 पीस खरीदोगे तो आपको 15% डिस्काउंट, ऐसे डिस्काउंट रहता है ना, तो उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ताकि लोग ज्यादा खरीदें। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। वो किसको दिया जाता है, होलसेलर को दिया जाता है। क्यों, क्योंकि होलसेलर बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर आपने उधारी में सामान बेचा, ठीक है, तब आपको पैसा लेना है, और अगर आपको पैसा लेना है तो वो आपका डेटर हो गया। मैं आपको क्रेडिटर डेटर बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। Deduction in amount due in case if they pay the amount within the stipulated time or earlier, this deduction is given at the time of payment on the amount payable. Hence, it is called as cash discount. Cash discount act as an incentive that encourage prompt payment by the debtors. दो टाइप के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि जो आपको गुड्स बेचते समय दिया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यानी कि अगर आपने जल्दी पैसा दे दिया, आपने उधारी में माल खरीदा लेकिन आपने जल्दी पैसा दे दिया, तो आपको हम और एडिशनल डिस्काउंट देंगे, उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश देने के लिए, जल्दी कैश देने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब आते हैं वाउचर। वाउचर का मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है उस ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेल किया तो आपके पास बिल है, अगर आपने परचेस किया है तो भी आपके पास बिल है, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो आपके पास रिसिप्ट है, अगर आपने पेमेंट किया है तो भी आपके पास रिसिप्ट है, अगर आपने बैंक में आरटीजीएस एनईएफटी किया है तो आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर है। तो ये सारी चीजों को बोलते हैं वाउचर। The documentary evidence in support of a transaction is known as voucher. For example, if we buy goods for cash, we get cash memo. If we buy on credit, we get an invoice. If we make a payment, we get a receipt, and so on. Easy था। गुड्स का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट बिजनेस बेचता है उसको बोलते हैं गुड्स। अगर बिजनेस प्रोडक्ट बेच रहा है तो गुड्स है, अगर बिजनेस सर्विस बेच रहा है तो सर्विस है। अगर बिजनेस ऐसा गुड्स बेच रहा है जिसको हम छू नहीं सकते तो वो क्या हो गया, सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस क्या, हमारा बिजनेस क्या है, टायर पंचर बनाना, तो हम टायर पंचर गुड्स तो नहीं है, वो सर्विस है। टायर पंचर बनाना हमको गुड्स तो नहीं दे रहे, सर्विस दे रहे, तो वो क्या, सर्विस। ठीक है। अब आते हैं ड्राइंग्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइंग्स क्या होता है। अब मैं आपको पूछता हूँ कैपिटल क्या होता है। कैपिटल यानी कि
जो भी ओनर पैसा देता है बिजनेस को बिजनेस चलाने के लिए वो होता है कैपिटल। तो मान के चलो आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया 10 लाख, तो बिजनेस की कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। लेकिन इन फ्यूचर आपको घर के खर्च के लिए यानी कि खाना खाने के लिए, दवाई, ये सब के लिए पैसे तो लगेंगे। तो अगर आप ये पैसे बिजनेस से लेते हो तो आपका कैपिटल कम होता जाएगा 10 लाख से। तो जब आप ये पैसे लोगे उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स, यानी कि ड्रॉ करना, बिजनेस से निकाल लेना, ड्रॉ करना, ड्रॉइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग्स, कैपिटल और ड्राइंग्स, कैपिटल यानी कि पैसा जमा करना और ड्राइंग्स यानी कि पैसा बिजनेस से निकाल लेना। बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो वो हो गया ड्राइंग्स। विड्रॉवल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकाल रहे हो तो उसको बोला जाएगा ड्रॉइंग्स। ठीक है। ड्राइंग से क्या होता है? आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है। फिर आता है परचेस। परचेस का मतलब आपको पता है कि कोई भी सामान को खरीदना, क्रेडिट में खरीदो या कैश में खरीदो। क्रेडिट यानी कि उधारी में खरीदोगे तो क्रेडिट परचेस, कैश में खरीदोगे तो कैश परचेस। ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी है। स्टॉक का क्या मतलब है मैंने आपको पहले समझा दिया। स्टॉक का मतलब है इन्वेंट्री, यानी कि आप जो भी अपने गुड्स को जमा करके रखते हो बेचने के लिए उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक इन हैंड का मतलब जो भी गुड्स आपके हाथ में है अभी आप जिसको बेचना चाहते हो वो हो गया स्टॉक इन हैंड। इन ट्रेडिंग पर्सन द स्टॉक on hand is the amount of the goods which are lying unsold as the end of the accounting. Stock is a measure of something on hand, goods, spares and other items in a business. It is called stock in hand. In a trading concern, the stock on hand is the amount of goods which are lying unsold at the end of accounting year. Accounting year end कब होता है? 31 मार्च को। तो हम 31 मार्च को स्टॉक देखते हैं, जो भी हमारे पास बचा रहता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन हैंड। अब आता है डेटर्स। दो वर्ड होता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आपके डेटर्स कौन है और आपके क्रेडिटर्स कौन है। अगर आपने कोई भी चीज सेल की, कोई भी गुड्स सेल किया, तो आपको पैसा लेना है या देना है? पैसा लेना है। तो अगर आपने कोई भी गुड्स सेल किया तो आपको पैसा लेना है, तो वो आपके लिए एसेट हो गया। ठीक। अगर आपने गुड्स सेल किया किसी को तो वो बंदा आपको पैसा देगा, तो वो बंदा आपके लिए एसेट हो गया। तो उस बंदे को क्या बोलेंगे? डेटर, क्योंकि वो आपको पैसा देने वाला है। पैसा देगा, वो आपको पैसा देगा तो वो हो गया डेटर्स। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने किसी को गुड्स भेजा, बेचा क्रेडिट में, तो वो बंदा आपको पैसा देगा, आपको उससे पैसा लेना है, आपको उससे पैसा लेना है, इसीलिए वो आपकी एसेट है और उस एसेट को बोलेंगे डेटर। हमेशा जो डेटर्स हैं वो एसेट ही होते हैं। लिख लो अपने बुक में, हमेशा जो डेटर्स रहते हैं वो एसेट ही रहते हैं और जो भी क्रेडिटर्स रहते हैं वो हमेशा लायबिलिटी ही रहते हैं। ये बात अपने बुक में लिख लो। हमेशा एसेट डेटर्स ही होंगे, डेटर्स हमेशा एसेट ही होंगे, डेटर्स कभी लायबिलिटी नहीं होते, क्योंकि हमें डेटर से पैसा लेना रहता है, डेटर को पैसा देना नहीं रहता। और क्रेडिटर्स हमेशा लायबिलिटी ही होंगे क्योंकि हमें क्रेडिटर्स को पैसा देना रहता है। अब अगर डेटर्स, अब बात करते हैं क्रेडिटर क्या होता है। अगर आपने किसी से गुड्स परचेस किया है क्रेडिट में, आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो आप इन फ्यूचर उसको पैसा दोगे, तो आप उसको पैसा दोगे तो क्या हो गया? आपके लिए लायबिलिटी हो गया। और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर होता है वो पर्सन। अब एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई फ्रेंड है, आप अपने कोई भी फ्रेंड का नाम सोच लो। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा शुभम। शुभम मेरा एक फ्रेंड है। अगर मैंने उसको कोई भी गुड्स बेचा, कोई भी गुड्स बेचा, तो मेरे को उससे पैसे लेने हैं, शुभम से पैसे लेने हैं, तो मेरे लिए शुभम क्या हो गया? डेटर। क्यों? क्योंकि वो मेरा एसेट है, मेरे को उससे पैसा लेना है, मेरे को जिससे पैसा लेना रहता है वो हमेशा एसेट होता है और डेटर्स हमेशा एसेट होते हैं। ठीक है। तो शुभम हो गया मेरा डेटर।
अगर मान के चलो मेरा दूसरा फ्रेंड है भाविक, अगर मैंने भाविक से कोई सामान खरीदा, ठीक है, और अगर मैंने भाविक से सामान खरीदा है और उसको पैसा नहीं दिया, इन फ्यूचर मैं उसको पैसा दूंगा, तो वो क्या हो गया, मेरी लायबिलिटी। तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटर और क्रेडिटर। डेटर यानी कि जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर यानी कि जिसको पैसा देना है। अगर हम कोई भी गुड्स सेल करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमारी डेटर होती है। अगर हम कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो सामने वाली पार्टी क्रेडिटर होती है। अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो हमको पैसा लेना रहता है, और अगर हमको पैसा लेना है तो वो हमारे लिए एसेट हो गया। अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमको पैसा देना है, तो अगर हमको पैसा देना है तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। सिंपल है। क्या क्रेडिटर होता है, क्या डेटर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेटर आर पर्सन एंड और एंटिटीज हु ओ टू द एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, यानी कि वो हमसे गुड्स खरीदेगा, है ना, और फिर वो हमको पैसा देगा, तब तो हम उससे पैसा लेंगे। तो जब हम उससे पैसा लेंगे तो वो हो गया डेटर्स। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन एंड और एंटिटी ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सन्ड्री डेटर्स ऑन द एसेट साइड। क्रेडिटर बात करूं, उसका उल्टा, हमको जिसको पैसा देना है। क्रेडिटर्स आर द पर्सन एंड और एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। हमको किसी ने क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विस दी है, तो हम उसको पैसा देंगे, और हम उसको पैसा देंगे तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। सिंपल। दोस्तों ये था, मैंने आपको कंप्लीट जो है एक्सप्लेन किया यहाँ पर, जो बहुत सारे वर्ड्स थे, और भी वर्ड्स जो है वो मैं आपको हर वीडियो के साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे उतना ज्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा। कमेंट करिए आपके थॉट्स कि आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आया तो उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो है एजुकेशन रिलेटेड वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।